वेलकम बैक टू तनु मैम केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो देखते हैं पहला लॉ कौन सा है। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज पुट फॉरवर्ड बाय एंटोनियो लैवोसियर। वेलकम बैक टू तनु मैम केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस वाला वीडियो। नमस्कार स्टूडेंट्स, तनु मैम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा लॉ पहला है। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जितना हमने डाला है उतना ही हमको मिलेगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। तो मैटर कैन बी नाइदर कंजर्व नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। मैंने यहाँ पे मास लिया है 10 ग्राम एंड 16 ग्राम, दोनों का मास मिला के हो जाता है 26 ग्राम। तो व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन कि प्रोडक्ट का भी मास 26 ग्राम होना चाहिए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 8 ग्राम है तो NaCl का मास कितना आ गया? 18, ठीक है। 18 ग्राम NaCl का एक्सपेक्टेड मास है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लॉ हमारा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। ये लॉ हमको बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड किसी भी सोर्स से आया हुआ हो, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक सोर्स, उसका मॉलिक्यूलर वेट कभी भी बदलता नहीं है। मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स उसके अंदर है उसका प्रोपोर्शन रहेगा सेम, कांस्टेंट, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर सोर्स हमने नेचुरल ले लिया, सिंथेटिक ले लिया, उसका कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चेंज नहीं होगा, हमेशा सेम रहेगा। तो कैल्शियम और कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों में सेम रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मीनिंग है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर केमिकली कंबाइन हो रहे हैं डिफरेंट रेशियो में, तो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होने के बाद उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो डिफरेंट रहेगा और उनका जो कॉम्बिनेशन रेशियो है वो भी डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है। देखो SO2 एंड SO3। सी यहाँ पे हमको देखना क्या है ना कि ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है इसके अंदर कॉमन कौन है? सल्फर एंड ऑक्सीजन। इनका रेशियो कैसा है? कॉम्बिनेशन का रेशियो कैसा है? 1:2, 1:3। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2, इसलिए मैंने 1:2 लिखा है। सल्फर कितना है? 1 और ऑक्सीजन कितना है? 3, इसलिए मैंने 1:3 लिखा है, ठीक है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोजन क्या है? 2, ऑक्सीजन क्या है? 1, तो 2:1 लिख सकते हैं हम। यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 2:2, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तीसरे एग्जाम्पल में हमने लिखा है N2O4, नाइट्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 4, तो ये हो गया 1:2। इसके एग्जाम्पल में N2O3 है, नाइट्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 3, ठीक है। आप देख ही सकते हैं कि जैसे हम सेम एलिमेंट ले रहे हैं फिर भी हमने उसका बस रेशियो चेंज किया तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है और पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है CO2 जिसके अंदर कार्बन है 1 एंड ऑक्सीजन है 2। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन है 1 एंड ऑक्सीजन भी है 1, तो ये 1:1 हो गया। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल में है नाइट्रोजन कितना है? 1, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है? 3, तो 1:3 हो गया। नाइट्रोजन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 4, तो ये हो गया 1:2, ठीक है। तो अभी ये तो हमने रेशियो लिख दिए, एटॉमिक नंबर के रेशियो लिख दिए, ठीक है। तो कितने एटम्स है उसके हिसाब से रेशियो लिख दिया हमने, लेकिन अभी मासेस के हिसाब से भी रेशियो लिखना बाकी है। मासेस हमको ये बताएंगे कि वहां पे भी हमारा रेशियो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, तो हम मासेस की भी रेशियो लिख देते हैं। तो मास, सल्फर का मास कितना है 32, सल्फर कितना है 1:2, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, ऑक्सीजन कितना है 2। तो रेशियो क्या हो गया 32:32, कितना हो गया ये 1:1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सल्फर कितना है 32:1:, ऑक्सीजन कितना है 16, टोटल ऑक्सीजन कितने 3 है, तो 32:, ये हो गया 48। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 एंड टोटल हाइड्रोजन 2:, ऑक्सीजन 16:1, तो 2:16 कितना हो गया 1:8। यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे पास 1, टोटल कितना है 2, ऑक्सीजन है 16, टोटल है 2, तो 2:32, ये हो गया 1:16। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है हमारे पास 14, नाइट्रोजन है 2:, ऑक्सीजन है 16 इंटू 4, तो कितना हो गया 28:64। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। नाइट्रोजन कितना है 14, टोटल नाइट्रोजन 2:, ऑक्सीजन है 16 इंटू 3, तो ये कितना होगा 28:48। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन है 12:1:, ऑक्सीजन 16 इंटू 2, 12:32। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कार्बन, कार्बन है 12:1:, ऑक्सीजन है 16 इंटू 1, तो 12:16, ये हो गया 3:4। ठीक है, यहाँ पे है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 14:1:, हाइड्रोजन कितना है 1:3, तो ये कितना हो गया 14:3। ठीक है, यहाँ पे क्या है 14:2:, हाइड्रोजन कितना है 1:4, तो ये हुआ 28:4, ये हो गया आपका 7:1। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो थोड़ा आगे भी बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या बोलता है, किसी भी पर्टिकुलर केमिकल गैसियस रिएक्शन के अंदर जो भी हमें वॉल्यूम के रेशियोज मिल रहे हैं वही उनके कंबाइनिंग रेशियोज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, व्हेन अ गैस कंबाइंस, ठीक है, or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या बोलता है कि कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर जहां पे भी गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स यूज करे जाते हैं उस रिएक्शन के अंदर जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम का हम सिंपल रेशियो बना सकते हैं, प्रोवाइडेड एवरीबॉडी शुड बी एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन है 100 ml एंड वाटर जो है 50 ml, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो गया 2:1 इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर कंटेनर में अगर है और अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास सेम होने चाहिए। हमारे पास यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है जो होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है कि इससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब कुछ निकाल सकते हैं। ये हमारे अपकमिंग वीडियोस में आपको दिखाया जाएगा कि मोल कॉन्सेप्ट में एवोगैड्रो नंबर किस तरह से इस्तेमाल होता है। So do not forget to like, share and subscribe तनु मैम केमिस्ट्री। जय हिंद, जय भारत।